नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पाइथन के कुछ हिडन फीचर्स जो फीचर्स ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं। हो सकता है आपको उनमें से एक दो फीचर्स पता हो, काफ़ी पॉपुलर हैं वो, और हो सकता है आपको कुछ ना पता हो। सारे कोड शॉर्ट कोड्स होंगे जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग इसके ऊपर अगर और पढ़ना चाहते हैं तो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करिएगा और इसका डॉक्यूमेंटेशन जितने भी फीचर्स मैं दिखा रहा हूँ उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिखा a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 ज़ीरो दे दिए। अब इसमें मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 अरब एंड सो एंड सो फोर्थ। इसके बजाय हम कॉमा लगाते हैं जब हम टेक्स्ट में काम करते हैं। सिंपल टेक्स्ट जब होता है, मैथ्स जब होता है, तो हम कॉमा लगा सकते हैं। यहाँ पर पाइथन ने आपको एक फ़ीचर दिया है कि कॉमा के बजाय अंडरस्कोर लगा लीजिए अगर आपको पढ़ना है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, यूनिट, टेंस, 1000, तो ये मेरा लग गया। और उसके बाद मैंने कहा 10,000, लाख, 10 लाख, 10,000, लाख, 10 लाख, ये लग गया। और ये हो गया 1 अरब एंड 10 अरब, तो ये लग गया। तो अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट ए, और इसको मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, इसको सेव करिए और मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन हिडन डॉट पाई। इसको अगर मैं लिख देता हूँ तो देखिए चल रहा है, कोई एरर नहीं आई है। तो ये एक फ़ीचर है, हमें नहीं पता है, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है जब इसको रन करता है। लेकिन रीडेबिलिटी के लिए आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, पाइथन ये फीचर आपको देता है। करेक्ट? स्टॉप। चलिए अब दूसरा हिडन फीचर देखते हैं। इसका हिडन तो नहीं है लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है डेफ माई फंक्शन, और इसमें 3 वेरिएबल मैं लेता हूँ, a, b, c, और मैं क्या रिटर्न करता हूँ, रिटर्न a प्लस b प्लस c। ये मैं रिटर्न कर देता हूँ। सिंपल सा फंक्शन है और कुछ नहीं है इसमें। अगर मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे मेन फंक्शन में एक लिस्ट है, तो मैं लिख देता हूँ डेफ मेन, और यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है a इक्वल्स टू, हमने कहा 1, 2, 3। ये हमारी लिस्ट है। मुझे ये लिस्ट पास करनी है फंक्शन में। अलग अलग 1, 2, 3 नहीं लिखना है, मुझे इसको एज अ लिस्ट पास कर देना। वरना मुझे देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं सही तरीका अपनाता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा माई फंक्शन ब्रैकेट a0, a1, a2, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। ब्रैकेट गलत हो गया, इसको सही करते हैं। ओके, और इसको सेव करते हैं। अगर मैं ये इसको सेव करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आंसर इक्वल्स टू दिस, और फिर कर देता हूँ प्रिंट आंसर। मेन को कॉल कर लीजिए एक बार और इसको अब रन करिए। तो देखिए आंसर तो दे रहा है ये, लेकिन ये लिखने का तरीका बहुत अजीब हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा लिस्ट एज इट इज़ मैं पास कर दूँ। तो ठीक है भाई, लिस्ट एज इट इज़ पास कर देते हैं ए, और इसको रन करते हैं और एरर आ गई। ये अलाउड नहीं है, इस तरह से पास करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक एस्ट्रिक्स लगा देता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। आंसर आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि उसने जो लिस्ट है इसको अनपैक कर दिया वो 3 वेरिएबल्स के ऊपर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल्स और नंबर ऑफ आइटम्स दोनों सेम होने चाहिए, ना कम और ना ही ज़्यादा। ज़्यादा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, सेव। आपको लगेगा कि पहले 3 ले लेगा, जी नहीं, पहले तीनों नहीं ले पाएगा, ये एरर दे देगा, तुरंत एरर दे देगा। तो कृपया करके ये मत करिएगा।
सिर्फ लिस्ट को ही वो पैक और अनपैक नहीं कर सकता है, वो डिक्शनरी को भी कर सकता है। इसी लिस्ट की जगह अगर हमारे पास एक डिक्शनरी होती, मान लेते हैं हमारे पास एक डिक्शनरी होती बी, ये डिक्ट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और हमने लिखा ए जिसकी वैल्यू है 1, और उसके बाद बी उसकी वैल्यू है 2, उसके बाद सी जिसकी वैल्यू है 3। कुछ ऐसे हमने वैल्यूज़ दे दी हैं। इसको मैंने सेव किया और अब मुझे इसका फंक्शन कॉल करना है। तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ? माई फंक्शन, सीधे डिक्ट लिखने से नहीं चलेगा, और इस बार एक एस्ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, 2 एस्ट्रिक्स लगाइए और डिक्शनरी सेव करिए। इसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो अब इसको रन करते हैं। देखिए आंसर आ गया। आप इस तरह से भी डिक्शनरी को पास कर सकते हैं। डिक्शनरी को अनपैक करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि डबल एस्ट्रिक्स लगता है, सिंगल एस्ट्रिक्स से नहीं चलता है, सिंगल एस्ट्रिक्स से लिस्ट चलता है। नेक्स्ट हिडन फीचर पे चलते हैं। पाइथन में आपके पास एक काउंटर क्लास है। ये काउंटर क्लास कहाँ मिलेगी आपको? कलेक्शंस में मिलेगी। ये काउंटर क्लास बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है? अगर आप इसको एक लिस्ट देते हैं तो उस लिस्ट में से जितने यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको वो निकाल सकता है और उनका काउंट बता सकता है। तो जैसे अगर आपने लिखा है सुदीप, तो सुदीप में ई 2 बार आ रहा है, तो वो ई का काउंट क्या बता देगा? 2, और बाकी सबका काउंट क्या बता देगा? 1। इसको एक बार करके देखें। सबसे पहले हमें अपने फंक्शन में उस क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट क्या नाम है? काउंटर। ये हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं। हम अपने फंक्शन में इसको थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें मैं अभी कमेंट के लिए डाल दे रहा हूँ। ओके, सो एक वेरिएबल मैंने बनाया ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 5, 6, 2, समथिंग लाइक दैट। ये मैंने बनाया। फिर मैंने कहा b इक्वल्स टू काउंटर, और क्या पास कर दिया? a को पास कर दिया। करेक्ट। और अब हम क्या करेंगे? कहेंगे प्रिंट b। देखते हैं वो क्या प्रिंट करता है। सेव एंड लेट्स रन इट। अब ध्यान से इसका आउटपुट देखिए, क्या दे रहा है वो? एक डिक्शनरी दे रहा है आपको। इस डिक्शनरी में वो कह रहा है कि जो वैल्यू है 2 वो कितनी बार आई है? 3 बार आई है। चलिए चेक करते हैं। 1, 2 और 3। तो वैल्यू कितनी? 2 जो वैल्यू कितनी बार आई है? 3 टाइम्स आई है। 1 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है। ठीक। 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम देखते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने। हाँ, 3 2 टाइम्स आया। 5 भी 2 टाइम्स आया, लेकिन 6 1 टाइम आया है। तो इस तरह से उसने आपको यूनिक एलिमेंट्स की काउंट आपको बता के दे दी। अब इसने ये काउंट निकाला कैसे? मतलब पता कैसे चला इसको कि ये रिपीट हो रहा है? तो एक बार इसको प्रिंट हम फॉर लूप के अंदर करते हैं। इसमें एक मेथड है जिसका नाम है एलिमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं फॉर आई इन बी डॉट एलिमेंट्स। आई थिंक स्पेलिंग सही है। हाँ, सही है। और हमने कहा प्रिंट आई, और उसके आगे लिख दिया हमने कि भाई सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट करना है, या चलिए अलग अलग लाइन में प्रिंट करते हैं। सेव करिए और इसको रन करते हैं। देखिए 2 प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रिंट ऊपर जो सब कुछ प्रिंट करता है, और दूसरा इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करता है वो। तो इसको हमने सेव कर दिया है, रन करते हैं। ओके, लेट अस पुट इट इन द सेम लाइन। अलग लाइन नहीं पुट करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस दे दीजिए एक, सेव, और इसको हम फिर से रन करते हैं। CLS एंड लेट्स रन।
अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। नीचे देखिए उसको 1 कितनी बार मिले, 2 टाइम्स, तो उसने 2 टाइम्स 1 लिख रखा है। एक हैश टेबल टाइप का वो बना रहा है। ध्यान, अगर आपको आपने अगर हैश टेबल पढ़ा है तो देखिए वो एक हैश टेबल बना रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, 6 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। ये केवल लिस्ट पे नहीं चलता है, ये स्ट्रिंग पे भी काम करता है। इसी चीज़ को हम स्ट्रिंग पे भी देख सकते हैं। मान लेते हैं नेम इक्वल्स टू सुदीप, कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं, और उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम काउंटर इक्वल्स टू काउंटर, और उसमें मैं पास कर देता हूँ नेम। इसके बाद यही लूप मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखते हैं वो क्या देता है। सेम लूप है, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें बी की बजाय हम नेम काउंटर का यूज़ करेंगे, नेम काउंटर एलिमेंट। बात सेम है, और हमें ये दोनों प्रिंट नहीं चाहिए, तो अभी के लिए इसको कमेंट कर दीजिए, सेव करिए एंड लेट्स रन इट। तो देखिए रन करने पे क्या आया, एस एक ही बार मिला है, यू 2 बार मिला है, डी एक ही बार मिला, और ई कितनी बार मिल गया, 1 2 3 4 5 बार ई मिल गया। तो वो उस हैश टेबल को यहाँ प्रिंट कर दे रहा है। और अगर हम सिंपली ये लिख देते प्रिंट, इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट नेम काउंटर, तब क्या आएगा देखिए, उसी हैश टेबल को उसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें, ज़्यादा सही रहेगा। लेट मी क्लियर द स्क्रीन, और अब फिर रन करते हैं। ये देखिए काउंटर में वो बता रहा है साफ साफ कि ई कितनी बार फ्रीक्वेंसी, ई की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या बता रहा है, ई की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये बहुत यूज़फुल क्लास है जब आपको यूनिक एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। I think this is one of the best classes which you will find to use for frequency. जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है या कोई भी स्टैटिस्टिक्स का काम करना है, तो दिस इज़ वेरी यूजफुल। हमारा नेक्स्ट हिडन फीचर है, जब आपको अपने कोड में ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक तो यूज़ किया है आपने, लेकिन आप कोई एरर हैंडल करना नहीं चाहते। हो सकता है डेवलपमेंट के टाइम पे एरर नहीं आती है, या किसी कारणवश वो हैंडल आप नहीं करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप ब्लैंक एक्सेप्ट लिख दीजिए और उसके नीचे कोई स्टेटमेंट मत लिखिएगा। लेकिन एरर तो फिर भी रेज होगी, एरर तो फिर भी रेज होगी ना जब भी, जैसे अगर मैं आपको कोड के थ्रू दिखाऊं, इसको कमेंट कर देते हैं। एक एरर आपको पता है होती है ज़ीरो डिवीजन एरर। तो हम लोग सबसे पहले ज़ीरो डिवीजन एरर जनरेट करते हैं। तो हमने लिखा a इक्वल्स टू 1/0, सीधे सीधे, और इसमें इंडेंटेशन गलत हो गया है। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, सिंपल ज़ीरो डिवीजन एरर आ गई। हम चाहते हैं कि ये ज़ीरो डिवीजन एरर ना आए, जनरेट ही ना हो। याद रखिएगा, मेरा कहने का मतलब है कि जनरेट ना हो, ये नहीं, ये तो जनरेट फिर भी होगा। जैसे ट्राई लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया एक्सेप्ट, और यहाँ लिख दिया a इक्वल्स टू 0, और फिर हमने लिख दिया प्रिंट आउटसाइड एक्सेप्ट ब्लॉक, और हमने लिखा प्रिंट इनसाइड ट्राई ब्लॉक। ठीक, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे, तो आंसर आ गया आउटसाइड एक्सेप्ट ब्लॉक। क्यों आउटसाइड एक्सेप्ट ब्लॉक? क्योंकि एरर तो फिर भी जनरेट हुई, एरर जनरेट हुई और वो तुरंत बाहर आ गया। हमारी ये वाली लाइन रन ही नहीं हुई, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये एरर ही जनरेट ना हो। तो अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है आपका, तो पहले तो करिए इंपोर्ट फ्रॉम कंटेक्स्ट लिब इंपोर्ट सप्रेस। ये क्या करता है, ये एरर को ही सप्रेस कर देता है। आपको ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब हटा दीजिए और यहाँ लिखिए विथ
सप्रेस, और सप्रेस में पास कर दीजिए आपको कौन सा एरर चाहिए, 0 डिवीजन एरर ये लगाइए, इंडेंटेशन सही करिए इसको हमने दिया a = 1/0, इसको बाहर ले जाइए, सेव करिए और अब इसको रन करते हैं, देखते हैं ये क्या देता है। इनसाइड ट्राई ब्लॉक, ऑब्वियसली मैसेज गलत है। तो सप्रेस करने पे क्या हुआ कि एरर ही नहीं जनरेट हुई, जबकि मैं ट्राई ब्लॉक हटा चुका हूँ, फिर भी कोई एरर नहीं जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि मैंने 0 डिवीजन एरर सप्रेस कर दिया। कई बार डेवलपमेंट के टाइम पे टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए ये यूज़फुल रहता है, लेकिन कभी इसको प्रोडक्शन में मत छोड़िएगा। प्रोडक्शन में सिर्फ वही एरर सप्रेस करिएगा जिसके लिए आपको पता है कि एरर जनरेट नहीं हो सकता। फिर भी मेरा ये सजेशन है कि इसको कम से कम यूज़ करिए, सिर्फ टेस्टिंग, डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करिएगा। मान लीजिए आपके पास एक डबल डायमेंशन एरे है या लिस्ट ऑफ लिस्ट है, जिसको हम पाइथन में कहते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट, कुछ ऐसे, और इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो पहले तो चलिए प्रिंट ओरिजिनल करते हैं, पहले देख लेते हैं कि प्रिंट क्या करता है। ये हमने प्रिंट कर दिया ओरिजिनल। अब हमें इसका ट्रांसपोज बनाना है, तो हमने कहा ट्रांसपोज करने के लिए हमने कहा लिस्ट बनाओ। किसका लिस्ट बनाओ? एक जिप का लिस्ट बनाओ जिसमें एस्ट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल पास कर दो। ये हमने पास कर दिया और उसके बाद हमने कहा प्रिंट ट्रांसपोज। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, दूसरे में क्या है? ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो पता ही है, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम कर देना होता है। तो जो 1 2 3 पहले एक रो में था आपके, वो अब चेंज हो गया है। अगर आप ध्यान दें तो पहले कॉलम में 1 2 3 आ रहा है। 4 5 6 जो एक रो में था, सेकेंड रो में था, अब वो सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट ऑफ लिस्ट को ईजिली ट्रांसपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फंक्शन एनोटेशन। अब ये फंक्शन एनोटेशन क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है कि पाइथन डायनेमिक टाइपिंग करता है, तो डायनेमिक टाइपिंग करने के कारण अगर हम ऊपर देखें तो इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। वो अपने आप इवैल्यूएट कर लेगा कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, फ्लोट, व्हाटएवर। लेकिन एक नया एनोटेशन स्टाइल आ गया है जिसमें आप बता सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। अगेन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड है इसलिए कोई कंपाइलर चेकिंग, टाइप चेकिंग एक्सेट्रा वो नहीं करेगा। आप चाहे तो इस पर स्ट्रिंग लिख दीजिए, आपकी मर्जी। ये पाइथन के लिए नहीं है। जो मॉड्यूल्स इसको रीड करेंगे या डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे या हेल्प मैसेजेस देंगे, उनके लिए है। जब हेल्प मैसेज पॉपअप होगा तो उसमें रिटर्न टाइप वही लिखा रहेगा जो आपने लिखा है। कंपाइलर इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, इसको देखेगा भी नहीं। तो क्या हो सकता है एनोटेशन हो सकता है कुछ ऐसे। इसको हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए इंट और कोलन। सेव करिए और जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं, तो हम अपने फंक्शन को एक बार कॉल कर लेंगे। ये हमारा फंक्शन है, इसको एक बार हम कॉल कर लेते हैं, प्रिंट आंसर कर देते हैं, जस्ट फॉर चेकिंग, नथिंग एल्स। नीचे वाला जो भी कोड था उसको अभी के लिए हम कमेंट किए दे रहे हैं। नाउ इसको रन करते हैं। क्या हमारे कोड पे कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं। क्यों कोई असर नहीं है? क्योंकि उसने इग्नोर कर दिया। ये जो एनोटेशन है ये हेल्प डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। इसमें मैं अगर स्ट्रिंग भी लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही एनोटेशन हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इंट, इसको मैंने जानबूझ के कर दिया फ्लोट, इसको कर दिया स्ट्रिंग। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
हम कुछ भी लिख दें यहाँ पे, str लिख दिया हमने, क्या फ़र्क पड़ता है। सेव किया, इसको एक बार रन करते हैं, देखिए क्या होता है। नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं, अभी भी 6 ही आ रहा है, कोई एरर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो कंपाइलर है वो इन एनोटेशंस को इग्नोर कर दे रहा है। ये एनोटेशन दो काम करेंगे, आपके हेल्प फंक्शंस को बनाने में हेल्प करेंगे, रीडर को ज़्यादा समझ में आएगा। जो आपका फंक्शन रीड कर रहा है आज से कई साल बाद या कुछ जब आप नहीं हैं कंपनी में, तो उसके लिए ये डायरेक्शंस बिल्कुल ठीक हैं। एम आई मेकिंग सम सेंस? तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सही लिखें। ये देखिए इसमें लिख के आ रहा है, आप फ्लोट और स्ट्रिंग देंगे? आप इसमें नहीं देंगे ना, वो तो आपकी गलती है कि आपने उसमें फ्लोट और स्ट्रिंग लिखा है। कंपाइलर इसमें कोई टाइप चेकिंग नहीं करेगा। वन ऑफ द बेस्ट मैं तो कहूँगा एनोटेशंस का जो फीचर दिया है बहुत अच्छा दिया है। किसी और का कोड पढ़ने में थोड़ा आसान लगेगा अब, नहीं तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। जब कॉम्प्लिकेटेड कोड सामने आता था तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो तो बहुत ही बढ़िया फीचर है, और आशा करता हूँ आपके किसी न किसी दिन काम आए वो फीचर। बहुत ही मज़ेदार फीचर है। फीचर ये ऐसा है कि हम एक क्लास बनाएंगे हाथ से, खुद से बनाएंगे हम वो क्लास, और फिर हम देखेंगे कि पाइथन उसको कैसे ऑटोमेटिकली भी बना सकता है। मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, हमें बनाना ही नहीं चाहिए था, पाइथन उसको खुद ही बना देता हमारे लिए। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, कुछ खास हम उसमें मेहनत नहीं करने वाले, बस एक नई फाइल बना लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया है, तो एक नई फाइल बना लेते हैं। भैया लैंग्वेज तो पाइथन ही है, पाइथन, और इसको सेव कर लेते हैं। और हम इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, अभी के लिए स्टूडेंट रख देते हैं, student.py रख देते हैं। और एक स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं पहले। चलिए हमारी एक स्टूडेंट क्लास हमने बना ली है, जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसको इनिट भी कहते हैं, और हमने अपने क्लास वेरिएबल्स को या इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है जो अपने आप को ही रिटर्न कर देता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि भाई एक फंक्शन बनाइए जो इक्वलिटी चेक करता है। अब ये डीप चेकिंग हो रही है, ये रेफरेंशियल चेकिंग नहीं हो रही है। इसमें वो नेम, स्टूडेंट आईडी, एज, सिटी सब कुछ चेक करता है। उसके बाद हमने 3 स्टूडेंट बना दिए हैं। इसमें एक गलती हो गई मुझसे, इसको सेव कर देते हैं। और उसके बाद हमने कहा कि भाई स्टूडेंट को प्रिंट कर दीजिए। फिर हमने इक्वलिटी चेक करी है स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 में, फिर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 3 में हमने इक्वलिटी चेक करी है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 3 सेम है, तो आंसर ट्रू आना चाहिए। चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी टाइपिंग में। तो हमने कहा इसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट पाई, student.py। इसको रन करें और देखिए सीधे सीधे चीज़ें प्रिंट करके दे रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 सेम नहीं है तो फॉल्स आ गया, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 1 सेम है तो इसलिए ट्रू आ गया। लेकिन आपने इतनी मेहनत करी क्यों? ये तो 4-5 लाइन में हो जाता, बेकार में इतनी मेहनत कर दी। चलिए एक नई फाइल बनाते हैं, नई फाइल बना, सेम क्लास बनाएंगे लेकिन कम मेहनत में, शॉर्टकट। इसका नाम हमने रख दिया studentex.py। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? डेटा क्लासेस। फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास, ये हो गई हमारे इंपोर्ट। उसके बाद हम लिखेंगे @डेटा क्लास। क्लास का नाम दे दीजिए, क्लास का नाम है स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नेम, स्टूडेंट आईडी, एज और सिटी। नेम, स्टूडेंट आईडी, एज और सिटी। तो यहाँ पे हमने दे दिया नेम। नेम क्या है? str। उसके बाद हमने दे दिया स्टूडेंट आईडी, वो भी str है।
और फिर एज दे दिया जो कि अभी के लिए इंट रख लेते हैं, और फिर सिटी दे दिया वो भी str है। ये हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट हम अपने पुराने जो कोड है, जो कोड इस क्लास को यूज़ करता है, क्लास का कोड नहीं, जो क्लास को यूज़ करता है, जैसे इनिशियलाइजेशन, प्रिंटिंग, कंपैरिजन, उन सबको हम यहाँ पे कॉपी कर लाते हैं। ये कॉपी किया और पेस्ट किया। अब चलिए इसको रन करते हैं, देखें ये वही चीज़ें फिर से दे पाता है कि नहीं दे पाता है। CLS, और ध्यान देने वाली बात है कि फ़ाइल चेंज हो गया है, तो student ex.py, इसको रन किया, सेम अगेन। देख रहे हैं, अब की बार हमने क्लास बनाई नहीं, कोई क्लास दिख रही है आपको? हमने तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लिख दी क्लास की। प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए थी वो हमने बता दी कि भाई नेम है, स्टूडेंट आईडी और एज है और सिटी है, बस। ना हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ना हमने उसका इक्वल वाला फंक्शन बनाया जो इक्वलिटी चेक करता है, हमने तो कुछ भी नहीं बनाया, और फिर भी वो चल रहा है। कैसे? थ्रू द मैजिक ऑफ डेटा क्लास। जब भी आपको सीधे सीधे क्लासेस बनाने हैं, जैसे कई जगह आप यूज़ करेंगे जहां डेटा ऑब्जेक्ट लेयर जो है आपका, डेटा एक्सेस लेयर भी कहते हैं उसको, डैक कहते हैं, डेटा एक्सेस लेयर, उसमें आपको बहुत सारी क्लासेस ऐसी ज़रूरत पड़ेंगी जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर है, इक्वलिटी चेक करनी है और रिटर्न करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, तो उसमें बार बार एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट करके उसमें नाम चेंज कर रहे हैं, सब जगह सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट की बजाय उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉय की बजाय उसको से फॉर इंस्टेंस मैनेजर कर रहे हैं, मैनेजर की बजाय फिर उसको चेंज करके डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो इतना करने की ज़रूरत क्या है? 4 लाइन का कोड लिख दीजिए उठा के, प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर दीजिए, क्लास का नाम लिख दीजिए, ऊपर डेटा क्लास लिख दीजिए, बस, कहानी ख़त्म। बाकी आप मज़े से यूज़ करिए। तो ये कुछ हिडन फीचर्स थे जो बहुत पावरफुल हैं पाइथन के, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आधे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है, सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।